नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के आज पाठ नंबर 5। क्या निराश हुआ जाए में लेकर एक बार फिर से आपके सामने पाठ हाजिर हुआ हूँ। इसकी प्रश्नोत्तरी को हम करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके विचार से है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है। फिर भी वे निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर है, लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं क्योंकि वे जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात भी हुआ, परंतु ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई जब लोगों ने बिना कारण ही उसकी मदद की है। अगला दूसरा क्वेश्चन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की है हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखी। तो ऐसी घटनाओं पर टिप्पणी है वो मैंने बनाई है आपके सामने। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे देखने और पढ़ने में आई हैं। इनमें से 2 घटनाओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। एक घटना का शीर्षक था, अभी ईमानदारी जिंदा है। एक महिला ने रिक्शे वाले को पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वे अपना पर्स रिक्शे पर ही भूल गई। रिक्शे वाले ने कुछ सोचा और लौटकर उसी स्थान पर जहाँ खड़ा हुआ था जहाँ वे महिला उतरी थी, जहाँ खड़ा हुआ थी। कुछ देर बाद वही महिला घबराई हुई वहां पहुंची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ गहने, रुपए, एटीएम आदि थे। ये घटना अपराधी और आजकल के जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी के युग में आशा की एक किरण है। और दूसरी घटना में एक युवक ने जान की बाजी लगाकर 2 बच्चों को डूबने से बचाया। उसे ठीक से तैरना भी नहीं आता था। उन बच्चों से उसका कोई नाता रिश्ता था तो केवल मनुष्यता का। ऐसी घटनाएं मानवता में विश्वास को दृढ़ करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। आप भी अपने साथ किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए, तो जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई और ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। तो हमने ये आपके सामने प्रस्तुत की है। मेरी माँ ने मुझे एक घटना सुनाई थी जिसमें एक सज्जन ने पिताजी के एक संकट में बड़ी सहायता की। माँ और पिताजी बनारस गंगा स्नान को गए थे। लौटते समय बनारस में उसकी जेब कट गई। स्टेशन पहुंचने पर उन्हें पता चला तो वे घबरा गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? उनके पास थोड़े थोड़े ही पैसे बचे थे। वे स्टेशन पर दुखी और चिंतामग्न बैठे थे। उसी समय एक सज्जन का ध्यान उन पर गया और तक खड़े रहे पर गया। कुछ देर तक खड़े रहे, फिर पिताजी से माँ के रोने का कारण पूछा। सारा हाल सुनकर वे आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे लौटकर आए और पिताजी को उनके शहर तक का टिकट देते हुए बोले, ये टिकट लीजिए और ये कुछ भोजन सामग्री है। आप निश्चित होकर घर पहुंचे। पिताजी आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। उन्होंने उनसे उनका नाम पता पूछा, लेकिन उन्होंने कहा वे फिर उनसे मिलेंगे। उन सज्जन ने बिना किसी स्वार्थ के एक अपरिचित व्यक्ति की सहायता की। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जब किसी के दोषों को प्रकट करके उनका मजाक उड़ाया जाए और उसमें आनंद लिया जाए तो बुरी बात है। यानी किसी के दोष हैं तो उस दोष को हम आनंद और मजाक के रूप में पर्दाफाश नहीं कर सकते हैं, ये बुरी बात है। दोषों के साथ उस व्यक्ति की अच्छाइयों को भी सामने लाना चाहिए, यानी उसके अंदर अच्छाई क्या है। दूसरा प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार दीजिए। तो मैंने बनाया एक कुछ चैनल के बारे में। आजकल बहुत से समाचार पत्र चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इन समाचारों और कार्यक्रम की सार्थकता तभी हो सकती है जब इनका उद्देश्य जनता को जागरूक करना, बुराई के विरुद्ध लोकमत बनाना हो। यदि उनका उद्देश्य केवल पाठकों और दर्शकों की संख्या बढ़ाना या धन कमाना हो तो ऐसे समाचार और कार्यक्रम सार्थक नहीं माने जा सकते हैं। आगे देखिए, कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं?
आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, तो देखिए परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा, है ना? उत्तर देखिए सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। परिणाम यह है कि लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते चले जाएंगे। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। परिणाम यह है झूठे और धोखेबाज बढ़ रहे हैं और लोग ईमानदारी छोड़कर भ्रष्ट तरीके से अपना रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। परिणाम यह है कि इससे लोग हर आदमी को संदेह की नजर से देखते हैं। दो लेखक और बस की यात्रा। देखिए ये प्रश्न आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा है। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कौन सी बातें बताते हैं, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम बस यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई और दूसरी बस यात्रा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और लेखक जो हरिशंकर परसाई हैं, इनके बीच जो बातचीत होती है उसके बारे में मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, हास्य के रचनाकार है तथा द्विवेदी निबंधकार और गंभीर विषयों के लेखक है। यदि दोनों लेखकों का आपस में मिलना होता है तो वे निश्चय ही अपनी अपनी बस यात्रा के अनुभव को सुनाते। परसाई जी द्विवेदी जी की नमस्कार, कहिए क्या हालचाल है? तो द्विवेदी जी वापस बोले, नमस्कार परसाई जी, कहाँ से चले आ रहे हैं? परसाई जी, अरे मान्यवर जी अब की तो बड़ी बुरी बीती। द्विवेदी जी, ऐसा ऐसा क्या हुआ? परसाई जी, जबलपुर लौट रहा था एक बस से, बस क्या थी, बस एक जर्जर शरीर वाली बुढ़िया थी और मेरा मन तो नहीं था पर मेरे डॉक्टर मित्र के कहने पर बैठ गया। बस के चलते ही उसका अंग अंग कांपने लगा। रास्ते में बस कई बार रुकी। मुझे तो हर पल दुर्घटना होने का भय सता रहा था। एक पुलिया पर आकर तो उसने बिल्कुल दम छोड़ दिया। राम 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 करके जबलपुर पहुंचा। और आगे देखिए द्विवेदी जी वापस क्या उत्तर दे रहे हैं, वो देखिए। और ये भैया राम राम है ना, ये राम राम है। राम 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 राम। द्विवेदी जी क्या कह रहे, अरे भाई प्रसाद जी, मैं भी ऐसे ही संकट में ना फंस गया। बस यात्रा में एक वीरवान जंगल में पहुंचकर ठप हो गई। सारे यात्री घबरा उठे और कुछ कहते हैं कि यहीं पर एक बस डकैतों ने लूटी थी। कुछ ड्राइवर और कंडक्टर को डकैतों का मुखबिर बताने लगे। बस के रुकते ही बस का कंडक्टर साइकिल पर कहीं रवाना हो गया। लोग कहने लगे कि वे डाकू को खबर करने गया है। वे ड्राइवर को पीटने पर आमादा हो गए। 1 घंटे तक सभी लोग बड़े व्याकुल रहे। तभी बस देखा कि एक बस चली आ रही थी। हमारा कंडक्टर भी उसमें बैठा था। उसने आते ही कहा कि वे बस स्टैंड पर से नई बस लेकर आया है। उसने मुझे पानी और बच्चों के लिए दूध भी दिया है। नई बस से हम समय से पहले ही पहुंच गए। परसाई जी, आप फिर भी भाग्यशाली रहे, हमारी तो सारी योजना ही गड़बड़ हो गई, है ना? ये आपस में बातचीत है दो लेखकों के। सार्थक शीर्षक। इसमें देखिए लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो मैंने कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत की हैं। लेखक ने लेख का शीर्षक लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि वर्तमान समय में हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, विविध अपराधों के चलते घटते मानवीय मूल्यों से जो माहौल बन गया है उस मनुष्य का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में ही लेखक निराश नहीं है और वे चाहता है कि दूर से भी निराश नहीं हो। इसलिए उनसे ही पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है आशावादी बनो। दूसरा देखो क्वेश्चन है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। क्या निराश हुआ जाए, देखिए ये दोनों ही कोमा के अंदर बंद हैं। के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि लेखक समाज से पूछना चाहता है कि क्या निराशा का वातावरण पूरी तरह बन गया है, यानी यह प्रश्न किया जा रहा है। और अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ। कहते सब है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है पर कितने लोग इसका पालन करते हैं? वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय मनुष्य की स्वार्थपूर्णता
बातें आड़ी आ जाती है, स्वार्थपूर्ण जो मनोवृत्ति होती हैं वो आड़ी आ जाती है। तो बाकी सपनों का भारत, आगे देखिए हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। प्रश्न है आपके विचार पर हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के सपनों का भारत देखा होगा या किस तरह का सपना देखा है, लिखिए। मेरे विचार से हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव हो और देश में कोई गरीब, दुखी और निरक्षर न हो तथा सभी स्वस्थ हो। इसके अलावा देश में भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध तथा आतंकवाद न हो। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न व ईमानदार हो। सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहे और देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा न हो तथा सांप्रदायिकता और आतंकवाद का नामो निशान न हो। देश में निर्भर तथा समृद्ध हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो। भाषा की बात, पहला क्वेश्चन, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार द्वंद्व समास है। उनमें से दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों शब्द प्रधान होंगे तो उनमें द्वंद्व की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहता है। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। जैसे चरम और परम, भीरू और बेबस, दिन और रात। और के साथ आए शब्दों को जोड़कर और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जा सकता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ के लिखिए। इस पाठ से मैंने ढूंढ के लाया। आरोप प्रत्यारोप, कायदे कानून, क्रोध, काम, दया, माया, लोभ, मोह, सुख सुविधा, झूठ फरेब, मारने पीटने, गुण दोष, लेन देन, भोजन पानी, सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी के बीच में भी एक देश लगेगा भैया, है ना। सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी, है ना। सच्चाई और ईमानदारी के पीछे क्या लगेगा, एक वो लगेगा, क्या लगेगा भाई, सच्चाई और ईमानदारी के पीछे भी बीच में एक जो योजक चिन्ह है वो लगेगा। दूसरे किसने पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा के उदाहरण खोज कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई गई है। गांधी, तिलक, भारतवर्ष, मदन मोहन मालवीय, ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा नौजवान, डाकू, महिला, रेलवे स्टेशन, हिंदू, द्रविड़, मुसलमान और समाचार पत्र, ये क्या है, ये समाचार पत्र, मनुष्य, है ना, मनुष्य, श्रमजीवी, समाज, टिकट बाबू, बच्चे, यात्री और ड्राइवर, कंडक्टर, बस अड्डा, पंडित जी, टिकट, ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक में जैसे चिंता है, ठगी, डकैती है, चोरी है, तस्करी है, मूर्खता है, ईमानदारी है, काम है, आस्था है, लोभ है, क्रोध है, मोह है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। जय हिंद दोस्त।